18 दिन से आप मुझे बर्दाश्त, मैं आपको बर्दाश्त, अच्छा अभी 100 दिन इंशाल्लाह और रहते हैं, 118 दिन। ओके पेज 249, क्वेश्चन नंबर 11। हारिस सोल्ड 2 ऑफ हिज पर्सनल व्हीकल्स। हारिस ने अपनी 2 जाती गाड़ियां बेची हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल, एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,50,000, और 5,50,000 का प्रॉफिट कमाया। कैपिटल गेन के नोट्स, पेज 249। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय हारिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो आप बताएं भाई, ये जो हारिस ने अपनी गाड़ियां बेची हैं पर्सनल व्हीकल्स, तो क्या इसके गाड़ियां बेचने का कारोबार है कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा? पर्सनल व्हीकल्स बेची हैं, तो क्या ये पेंटिंग ज्वेलरी है? तो बोलें हिलेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का बेचना कहाँ जाता है? कहीं भी नहीं जाता। मैंने आपको कहा था जाती एसेट्स का बेचना किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता। तो लिखें पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ पर्सन, personal movable property held by a person does not fall under the definition of capital asset. Personal movable property held by a person does not fall बोलें does not fall under the definition of capital asset. Therefore बल्कि ऐसा therefore की जगह लिखें being, पर मूवेबल लिख दिया ना शुरू में, बस ठीक है। Therefore the gain is not chargeable, the gain is not chargeable अंडर एनी हेड ऑफ, सर मैं नहीं इसको यूज करते, ऑन नहीं करते इसको। द गेन इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, गेन चार्जेबल नहीं है किसी भी हेड ऑफ इनकम में। ओके जहीर सोल्ड अ पेंटिंग फॉर टू हिज ब्रदर। जहीर ने अपने ब्रदर को पेंटिंग बेच दी है फॉर रुपीज 20 लाख रुपया। जहीर ने इस पेंटिंग को खरीदा था अपने घर के लिए। अपने घर के लिए से क्या पता चलता है कि इसका कारोबार है पेंटिंग्स का, बिजनेस इनकम तो नहीं है। तो इसने अपने घर के लिए खरीदी थी नीलामी में। 14 पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो ये उधर जाके पेंटिंग खरीद रहा था फॉर 18 लाख रुपए। तो बता दें जी पेंटिंग फॉल्स, लेकिन ये नहीं है, ये अंग्रेजी का सवाल नहीं है। अंग्रेजी का सवाल है अंडर द प्रोविजन इनकम, कंप्यूट, कंप्यूट का सवाल है, अंग्रेजी का सवाल नहीं है, यानी सॉल्व नहीं करना। तो कंप्यूट करें करेक्ट हेड ऑफ इनकम में गेन लॉस, तो कंप्यूट कर देते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग A minus B, that is a bit nice formula. I hope you are familiar with this formula. By the time you will get expertise in this formula, inshallah. Let's wait for the time. रुपीस 2 लाख रुपया गेन आ गया। तो ये मेरे ख्याल से इसका जवाब है। सर पेपर में भी ऐसी करेंगे? पेपर के लिए अलग क्लासें होंगी, पेपर्स के लिए अलग क्लासें होंगी। ये वैसी शुगर लगा रहे हैं हम, सुबह सुबह शुगर लगाने आते हैं। बस पेपर में ये करना है कि पूरे लिखने हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को IFCG नहीं लिखना, डिस्प को डिस्पोजेबल पूरा लिखना है।
ओके, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें। घुसो घुसो जल्दी घुसो अंदर, लेट आने पे चपेड़ मारे बंदा, इधर से भेजे, हाइब्रिड में पहुंचे दीवार ने तोड़ती हुई चपेड़। वो चपेड़ ही क्या जो फिजिकल तक महदूद रहे। जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक। पढ़े क्वेश्चन नंबर 8। लुट देंगे टेस्ट में। चलो क्लास के बाद मिलना जरा जी, आज टेस्ट भी है। कोई नहीं, भाई को सोने दो, इसको फरवरी में उठाना। नजम हैड परचेज्ड हाउस, जी जी बिल्कुल, आए लेट, कोई मसला नहीं, उसमें क्या होता है, थोड़ा सी यही स्टेक पे लगता है ना, तो कोई मसला नहीं। लेट आने में क्या मसला है, लेट कोई मसला है, कोई मसला नहीं, लेट आने में रिलैक्स रहा करें। नजम हैड परचेज्ड अ हाउस इन 2001 फॉर ₹20 मिलियन। नजम ने 20 मिलियन का घर खरीदा है। ऑन यकम जुलाई 2006 को नजम एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, नजम एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ विद जमीर फॉर सेल ऑफ हाउस फॉर 25 मिलियन। नजम ने जमीर को कितने का घर बेचना था, 25 मिलियन का। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक नजम ने 50 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट के दिन ले लिया है और बकाया अमाउंट हाइब्रिड में लेट आने पे उसे मिलेगी। एंड ऑन द डे द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड एंड द बैलेंस अमाउंट वाज टू बी पेड ऑन 30 सितंबर 2006। अच्छा जी, घर बेचने का माहिदा किस दिन किया, यकम जुलाई 2006 को, और नजम ने उस दिन कितने का घर बेचने का माहिदा किया, 25 मिलियन का। किसको बेचना है, जमीर को, ताकि जमीर का जमीर जाग जाए। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टर्म्स के मुताबिक 5 मिलियन यकम जुलाई 2006 को ही मिल गया। 5 मिलियन कब मिल गया, यकम जुलाई 2000, एंड द बकाया अमाउंट वाज टू बी पेड ऑन 30 सितंबर 2000, और बकाया अमाउंट 30 सितंबर 2006 को मिलेगी। However, due to financial difficulties, लेकिन एक मसला आ गया, ज़मीर जो था ना वो फेल हो गया, फंक्शनल इंग्लिश में ना फेल हो गया, नहीं सॉरी, however due to financial difficulties ज़मीर फेल हो गया बकाया पैसे देने का ड्यू डेट पे। कॉन्सिक्वेंटली नजम को मौका मिल गया। नजम ने कहा ऊपर का माल मज़े कर। नजम ने कहा 5 मिलियन पे इसके कब्ज़ा कर लो। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मिन्नतें करता रहा, मेरा 50 लाख वापस कर दो। उसने कहा नहीं, बस ख़त्म बात, फॉरफिट। उसने कब्ज़ा कर लिया उसके पैसे पे। बता दें ये फॉरफिटेड डिपॉजिट किसकी डेफिनेशन में फॉल करता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो 5 मिलियन कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, फॉरफिटेड डिपॉजिट। अच्छा कितना, 5 मिलियन इनकम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। ओके नेक्स्ट, 15 फरवरी 2007 को नजम ने सेल कर दिया हाउस टू फरीद। नजम ने फरीद को घर बेच दिया 30 मिलियन का। अच्छा, अब ये सवाल में ना हाईलाइट करने वाली दो चीज़ें हैं लेट आने पे। पहली चीज़ हाईलाइट करने वाली है सवाल के अंदर, आगे आ जाए ना, इतनी सीटें आगे आगे आ जाए, उनको बैठे रहने दें। अच्छा, अब सवाल में दो चीज़ें हाईलाइट करने वाली। नंबर 1, नजम फॉरफिटेड द एडवांस। नजम ने एडवांस पैसे पर कब्जा कर लिया। नंबर 2, नजम सोल्ड द हाउस। नजम ने घर, तो ये दो इवेंट्स हुए हैं। पहला क्या हुआ है, देखें एक बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। 2001 में खरीदा था, गेटिंग द पॉइंट। 2007 है ये मेरे भाई, 2007 है। यकम जुलाई 2006 का मतलब 2007 होता है। 2007 में बेचने का मुआहिदा किया, लेकिन जब सेल नहीं हुई तो उसने डिपॉजिट पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और अल्लाह का शुक्र है फिर सितंबर में उसने डिपॉजिट पे कब्जा कर लिया था अगले के। अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, फरवरी में मिड में आके एक अच्छा सा कस्टमर मिल गया फरीद नाम का,
और उसने फरीद को ये घर कितने का बेच दिया? 30 का। खरीदा कितने का था? 20 का। और बेच कितने का दिया? अब मुझे बताएं, पुराने बंदे को कितना बेचने का सोचा था, लेकिन कितना कब्जा किया उसके डिपॉजिट पर? सो आई थिंक दैट दिस फिगर इज इररिलेवेंट इन क्वेश्चन नाउ। 25 का बेचना था, लेकिन 5 का एडवांस आया तो उसी पे कब्जा कर लिया। 25 अब नहीं आया क्योंकि बिका ही नहीं, वो फेल हो गया ना बेचारा पैसे देने में। और ये तो आ जाएगा 5 इनकम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। और जहां तक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का ताल्लुक है, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर एक लफ्ज येलो में मैंने लिखा है, सोल्ड द हाउस। तो सोल्ड द हाउस, सोल्ड द हाउस, सोल्ड द हाउस, सोल्ड द हाउस, आ जा, सोल्ड द हाउस, सोल्ड द हाउस, लेट आने पे सोल्ड द हाउस, ये सेपरेट ब्लॉक है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं? नहीं। पब्लिक, ये क्यों मोबाइल, अच्छा तस्वीर खींचनी है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं? नहीं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे हैं? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है? जी कहते हैं, हाँ नहीं कहना जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है? जी। तो बोले ये कौन सा है? इस पे अलग रेट लगेगा, इस पर अलग रेट लगेगा। क्या टीचर बच्चे का हेयर स्टाइल बदल सकता है? ओके। नो सर कौन बोला है? नो सर कौन बोला है? ठीक है, आपका नहीं बदलूंगा मैं। अच्छा आगे चलें। अच्छा भाई, जो जब घर बेचने का माहिदा किया जाए और एडवांस पकड़ लें और घर ना बिके और एडवांस पे कब्जा कर लें, वो कहां जाएगा? प्रॉपर्टी में। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कितना जाएगा? 30 कंसिडरेशन, कॉस्ट 20 इज इक्वल टू 10 विल गो टू इनकम फ्रॉम अंडर सेपरेट ब्लॉक, ये उधर चला जाएगा। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो 5 मिलियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में गया है, फॉरफिटेड डिपॉजिट, 5 मिलियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में गया है, ग्रॉस रिसीट कितना? 5 मिलियन। इस 5 मिलियन में से रिपेयर अलाउंस माइनस कर सकते हैं? वो दोनों व्हाट्सएप खुले हुए हैं। यस सर, मैं जरा बंद कर लूं पहले, आप जरा नजरों की हिफाजत करें आप लोग। अच्छा जी, तो बोले बोंगे ने बोंगी मारी, बोंगे ने बोंगी मारी। बोंगे को बताया था कि बिल्डिंग के केस में, हाउस है ना, तो बिल्डिंग है, ओपन लैंड तो नहीं है, बिल्डिंग के केस में फॉरफिटेड डिपॉजिट पर रिपेयर अलाउंस माइनस करने की। तो मैंने पूछा था कि इस घर का फॉरफिटेड डिपॉजिट आ रहा है, तो क्या उस पर रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट करें? ने तो बोंगे ने बोंगी मारी, उसने क्या कहा? रिपेयर अलाउंस माइनस। तो आपके साथ कोई बोंगा तो नहीं बैठा हुआ? सीट बदल लें, जल्दी उठें, जल्दी उठें। आपके उठने का मतलब ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा साथ वाले ने बोंगी मारी है। जल्दी उठें, जल्दी उठें, जिसने नो बोला था। अच्छा जी, तो ये डायग्राम आपने कभी जिंदगी में देखी है कि घर के केस में अगर रेंट आए, या घर का नॉन एडजस्टेबल एडवांस आए, या घर का फॉरफिटेड, तो रिपेयर अलाउंस माइनस करने की। हाँ, लैंड के केस में रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है, हाइब्रिड में लेट आने पे लैंड के केस में माइनस करने की इजाजत नहीं है। किसके केस में माइनस करने की इजाजत है? बिल्डिंग के केस में माइनस करने की इजाजत है। अपने फ्यूचर से खेलने की भी इजाजत है, मैंने कौन सा मना किया है? आपका अपना फ्यूचर है, मजा आता है अपने फ्यूचर से खेलने का। अच्छा, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे? रिपेयर अलाउंस। सेकंड रो में बता दें लेट आने पे क्या पढ़ाया जा रहा है, वो पेज निकाल लें। एट 1/5, वट एवर इट मे बी। लेकिन सवाल क्या है?
सवाल है, ओए अंग्रेजी का सवाल है रशीद, मैं जा रहा हूं। सवाल किसका है? अंग्रेजी का। तो एडवाइस करें जी। वैसे आई रियली अप्रिशिएट कि इसने हमें इतना इस काबिल समझा कि हमारे से एडवाइस मांगी, शुक्रिया यार, लेकिन आइंदा ना ही मांगना। अच्छा चलें, लिखें जी। द फॉरफिटेड डिपॉजिट, बातें करते हुए भी लिख सकते हैं हाइब्रिड में। द फॉरफिटेड डिपॉजिट ऑफ ₹5 million is chargeable under the head income from property. अच्छा नेक्स्ट, रिपेयर अलाउंस को भी लिख सकते हैं, कोई इतनी वो नहीं। फर्दर, द डिस्पोजल ऑफ हाउस falls under the head income from capital gain is chargeable under the head income from capital gain and taxable as separate block of income and taxable as separate block of income. ओके अब इसमें अभी इस डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है कि इस पर टैक्स रेट क्या लगेगा। वैसे अगर आप इसको 2021 समझें और इसको 2027 समझें तो फिर टैक्स रेट्स की डिस्कशन भी हो सकती है कि टैक्स रेट्स कैसे लगेंगे। भाई टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, अब अंदाज़ा हो गया आपको, और आज के टेस्ट दे के फर्दर आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा। और अभी भी आप अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर ये मत समझें कि अगले हफ्ते जब सैलरी का चैप्टर शुरू हो जाएगा तो उसने तो वैसे ही पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम नहीं देना। इट्स ऑल हाउ यू स्पेंड योर संडे। 16 आवर्स विल बी अवेलेबल टू यू, यू कैन फ्रीली स्टडी एट दैट टाइम। ओके, तो प्लीज़ खुदा के लिए अभी से कवर कर लें चीज़ों को, बाद में फिर मौका नहीं मिलना। तो 2021 में ख़रीदा है, 2027 में बेचा है, तो ये नई खरीदी भी नहीं है, 2024 के बाद नहीं खरीदी, 2021 बन रहा है, 20x1 2021 में ख़रीदा है, तो पुरानी खरीदी भी बन रही है। बाकी ऑब्वियसली एक मसला है जिस वजह से मैं टेबल नहीं लगा रहा, क्योंकि इसने डेट ऑफ परचेज़ नहीं दी। शायद ये टैक्स निकलवाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसने सिर्फ क्या मांगी थी, एडवाइस मांगी थी। तो अगर टैक्स निकलवाना चाहता तो 2021 की डेट देता। तो मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि 2021 मई में ख़रीदा है, तो मई 2021 से गिनना शुरू करें। फिलहाल मिसाल के तौर पे मई 2021 में ख़रीदा है,
मई 2022, मई 2023, मई 2024, मई 2025, मई 2026, मई 2027 नहीं, 5 से 6 साल के अंदर। तो 5 से 6 साल के अंदर आपने क्या बेचा है? हाउस। हाउस को कहते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे रेट 0% लगेगा अगर 5 से 6 साल के अंदर बेचेंगे। तो बहरहाल ये डिस्कशन हम इसलिए नहीं करके आएंगे क्योंकि डेट ऑफ परचेज हमें सवाल में नहीं दी हुई, तो इसलिए टैक्स की डिस्कशन ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये लिख के आ सकते हैं ज़रूर कि द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड। ये लिख लें, द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड की बुनियाद पर टैक्स निकलेगा, लेकिन निकाल मैं इसलिए नहीं रहा कि तुमने मांगा नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी? आप सिक्योरिटी से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिक्योरिटी? तो भाई आप आखिर में सेकंड लास्ट रो में बैठे हुए, आप ज़रा बताएं आप सिक्योरिटी के बारे में क्या समझते हैं? सेकंड लास्ट रो में भाई को खड़े कर दें। हाँ जी, आप सिक्योरिटी के बारे में मुझे बता दें, जल्दी खड़े हो ना। ओ भाई खड़े हो ना, सिक्योरिटी के बारे में बताओ, सिक्योरिटी की डेफिनेशन। कल एब्सेंट थे जी, अगले से अगले भाई को खड़े कर दें जी, खड़े हो जाएं, सिक्योरिटी के बारे में बताएं। हाँ नहीं आती, ये देख लें भाई, अपने हालात देख लें आप लोग जी। हाइब्रिड में लास्ट लाइन में लास्ट बच्चे को माइक दो। नहीं इनको नहीं, इनको नहीं, दूसरी साइड पे ये सुना देंगे, ये याद किया वाला करें। ये वाइट कपड़े आपके साथ जो बैठे हुए थे जी भाई, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन सुनाएं, पॉज कर दें जी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट, अच्छा भाई ये फिर अब ऑनलाइन वालों, ये इनको मैंने खड़े किया था, ये सुना नहीं रहे थे, बस और कोई ऐसी बातें नहीं इनसे। अब जो है वो इनके साथ किया ये जाएगा कि मंडे का इनको लास्ट दिन दिया जा रहा है, और मंडे को जो है वो ये दो चैप्टर्स हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें से सुना जाएगा, जिसने ना सुनाया तो उसको फिजिकल में से ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये सज़ा होगी, ठीक है। एडमिशन वालों को भी ये चीज़ बता देना। तो ये कैपिटल गेन सुना जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इसका कोई तरीका देखेंगे कि तीनों क्लासों में किस तरीके से एड्रेस किया जाए। और अगर आप लोग रट्टा तो नहीं हो तो समझ की ज़ाहिर बात है करना है, अगर आप लोग साथ साथ याद नहीं कर रहे तो फिर पता नहीं अब आप क्या हैं, ठीक है। अब आप लोग सारे रिलैक्स करें, ऑनलाइन वालों क्वेश्चन 7 का बी निकालें आप लोग, और आप लोग प्लीज़ नहीं, रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं, छोड़ें यार। ओ भाई छोड़ना है यार, ओ बंद कर किताब, पर बैठा रहे, टाइम पूरा कर इधर, जो मेरी जान मान जा, बंद कर किताब, छोड़ बोले, टाइम पूरा कर इधर बैठ के। जाते हुए कहती मैंने आज की क्लास ली है बस। भाई प्लीज ये लोग खड़े हुए थे, किताबें बंद कर दें, जिन्होंने कहा था कि हमें नहीं याद, किताबें बंद कर दें ऐसी। भाई हाइब्रिड प्लीज किताबें बंद करना शुरू करें, ऑनलाइन वालों प्लीज बी अटेंटिव, वेल डन। अच्छा जी, शेखुपुरा से भाई क्वेश्चन नंबर 7 का बी निकालो यार, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। चलें जल्दी, गोजरा वाले भाई जो उस दिन जूम मीटिंग में मिले थे, भाई प्लीज 7 का बी निकालो आप। पेज नंबर होगा इसका 249,
यार मेरा कैलकुलेटर ला दो क्योंकि मैंने फिर कैलकुलेशंस करनी होंगी अपने लिए। तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यार क्यों खोले हुए हैं नोट्स, शर्म नहीं आ रही? क्या फायदा तुम्हारे आने का इधर, मेरी अपनी हंसी निकल जाती है। अच्छा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल गेन और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ऑल्सो आइडेंटिफाई, अब मोबाइल किसी के हाथ में निकला तो पकड़ के फेंक देना है मोबाइल को। ऑल्सो आइडेंटिफाई गिविंग द रीजंस, रीजंस देते हुए बताएं वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक और अ प्राइवेट। बताएं कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। वालदैन ने नाम भी, अच्छा जी, आशिक हैज 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। आशिक साहब के 5000 शेयर हैं रूमी प्राइवेट लिमिटेड में। चलें यार, जो बातें हुई जिसको दिल पे लगी, देखें खुद ही पढ़ना है आपने, अब क्या किया जा सकता है, टाइम भी बड़ा कम में आ गए, पता भी नहीं चलना कितनी तेज़ी से वक्त गुजरना है। आशिक हैज़ 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। आशिक के 5000 शेयर है रूमी प्राइवेट लिमिटेड में। आशिक ने रूमी में शेयर खरीदे हुए हैं। 52% ऑफ शेयर्स ऑफ रूमी आर हेल्ड बाय डेल्टा। 52% of shares of Rumi are held by Delta PLC। 52% shares Rumi के Delta PLC के पास हैं, which is owned by British government। Delta PLC को किसने ओन किया हुआ है? बात बढ़ गई है मुझे लग रहा है। 52% ऑफ शेयर्स ऑफ रूमी, अच्छा कंपनी है कोई रूमी। 52% शेयर्स आर हेल्ड बाय डेल्टा, कोई कंपनी है डेल्टा पीएलसी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। इसने 52% शेयर इसके खरीदे हुए हैं, विच इज ओन्ड बाय बर्तानिया की गवर्नमेंट। ओन्ड से मुराद, फिर मैंने कहा था कुछ ना लिखा हो तो 100%, विच इज, अच्छा थोड़ा थोड़ा वैसे पता है आपको, ये वैसे है। अच्छा, तो आशिक के पास कितने शेयर्स हैं? 5000। आशिक इनहेरिटेड दीज शेयर्स फ्रॉम अब्बू। आशिक ने ये शेयर्स किससे लिए हैं? अपने अब्बू से। ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को आशिक ने ये शेयर्स जो है वो किससे लिए हैं? अपने डैड स्वीट डैड से। ऑन 1 जनवरी 2021 उसके अब्बू ने ये शेयर खरीदे थे 250 के। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 300, और इनहेरिटेंस के टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू थी 300। ऑन 30/22 आशिक सोल्ड 2500 शेयर्स इन रूमी व्हेन द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर्स वाज 350 per share। Okay, so firstly please, under the provision of income tax ordinance, compute taxable gain or loss under the correct head of income। Also identify giving reasons whether a company is a public or a private। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कंपनी इज पब्लिक और अ प्राइवेट। तो थोड़ी सी सवाल के अंदर डेफिशिएंसी है, वो आप बता दें क्या है। हाँ, डेल्टा का बताया नहीं कि ये फॉरेन कंपनी है, बस थोड़ी सी सवाल में डेफिशिएंसी है, शायद आई कैप से बनाते हुए गलती हो गई है, लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा जब उसने डाटा दे दिया, ये वाली भी बात पता लग रही है, ये वाली भी बात पता चल रही है, ये भी बात पता चल रही है, ये भी बात पता चल रही है। अब एक बात को एज्यूम भी कर सकते हैं या बस ऐसे स्किप भी कर सकते हैं पेपर में, छोड़ो पर यार इसकी क्या डिस्कशन करनी। या हल्का सा एज्यूमिंग दैट डेल्टा इज़ ए फॉरेन कंपनी, यहाँ से उसको भी ख्याल हो जाएगा, मैंने पेपर बनाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए था मुझे। तो एज्यूमिंग दैट डेल्टा इज़ ए फॉरेन कंपनी, तो फिर आगे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या बता के आएंगे? अ कंपनी, वो जो आप लोगों ने याद किया हुआ है, ऑनलाइन वालों जो आप लोगों ने याद किया हुआ है, तो मेरे मुंह से गलत निकल जा रहा है। ऑनलाइन वालों जो आप लोगों ने याद किया हुआ है, अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी विच इज, ना बोलें अब ना बोलें, विच इज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट will be considered as a public company। So in this case
as Delta is owning more than 50% shares of Rumi, therefore Rumi will be considered as public company. Rumi will be considered as public company. Clear? अच्छा, ये तो रीजंस हो गई इसकी देने की। भाई अब आप ये बिल्कुल नहीं निगेट कर सकते ना इस बात को कि हमने थ्योरी याद नहीं करनी। ये भी तो सवाल आ रहा है पेपर में कि सिक्योरिटी और डेरिवेटिव प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें। बाकी ये जो अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई गिविंग रीजंस, इसके लिए भी तो थ्योरी याद होगी तो लिख के आएंगे ना। ये जो लाइन है ये मैंने थ्योरी वाली बोली थी ना, आ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी विच इज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी, देयरफॉर रूमी विल बी कंसिडर्ड एज अ। अब ये बात भी तो मैंने वहां से ही की है सारी। ओके अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि देखिए 3 फिगर्स आमतौर पे सवाल में दी हो सकती हैं। अगर किसी को कोई चीज़ इनहेरिटेंस में मिली है तो एक तो उसके अब्बू ने अपने लिए कभी खरीदी होगी। उसके अब्बू ने अपने लिए कितने की खरीदी थी? 250 की। लेकिन जब अब्बू की डेथ हुई तो वो चीज़ कितने की हो चुकी थी? और थोड़े अरसे बाद आशिक ने कितने की बेची? आई रिपीट, उसके अब्बू ने सिंपल सी बात है, अब्बू ने को मोटरसाइकिल खरीदा, अब्बू की डेथ हो गई, उस वक्त की वैल्यू दी हुई है, बाद में बेटे ने मोटरसाइकिल बेच दिया, तो 3 वैल्यूज ही होंगे ना अगर कहानी समझ आ रही है। अब्बू ने अपने लिए कितने का खरीदा? 250 का। दूसरा सवाल मेरा, अब्बू की जब डेथ हुई तो उस वक्त बाजार में ये कितने का बिक सकता था? लेकिन हमने नहीं बेचा, और हमने चंद अरसे बाद कितने का बेचा? 325 का। हमने थोड़े अरसे बाद कितने का बेचा? 325 का। आगे भी एक फिगर है 350 की, उसे भी छोड़ें। ओए होए 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 होए। मैं तुम और ठुकाई। तैयार है इंशाल्लाह मंडे को? मैं ऐसे हवा में उड़ाया जाएगा आपको। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पहन के आएंगे आप मंडे को? लोहे के कपड़े। अच्छा, पढ़ना नहीं है, लोहे के कपड़े पहनाएंगे, वही कपड़े पहन के आएंगे, पढ़ के आ जाएंगे। क्या है, मेरा पेपर है, मैंने अपनी फ्यूचर की फिक्र करनी है। बाकी अल्लाह ख्वाब में आपको आपके बीवी बच्चे दिखा दे, वो तो बहुत ही हाल है, उनकी भी फिक्र करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि डैड बॉट, बल्कि फादर के लिए क्या कॉस्ट थी जब फादर ने खरीदे थे? 250। किस दिन खरीदे थे फादर ने? 31 मई 2019। आसान आसान बात है ना, अब्बू ने इतने के खरीदे। अच्छा, डेथ के वक्त इसको इनहेरिटेंस में मिल गए, वो किस दिन मिले? डेट नहीं बताई। आशिक इनहेरिटेड द शेयर्स फ्रॉम अब्बू ऑन 1 जनवरी 2021। दीवानों ने दीवानगी मारी है ना, आप लोग अगर अटेंटिव नहीं अपना सीए करें तो आशिक को कब मिले हैं ये शेयर्स? 1 जनवरी 2021 को अब्बू की डेथ हुई, तो उस वक्त कितने के थे शेयर्स? 300। ठीक है, फादर के लिए कॉस्ट क्या थी?
250। डेथ के वक्त जब इनहेरिट हुए हमें आशिक को तो कितने के थे? आशिक सोल्ड, आशिक ने बेच दिए कितने के? कब? 30 जून 2022। ओके, नोट इट डाउन। थैंक यू। अच्छा, वैसे अच्छे अच्छे लोग भी खड़े हुए थे, मैं हैरान हो रहा था। तो अच्छे भले लोग, मैं समझता था कि ये रोजाना का रोजाना पढ़ते हैं, ये भी खड़े हुए थे। क्या वजह? मैं तो बड़ा समझता था कि ये तो माशाल्लाह बड़े अच्छे होंगे। आते सुना नहीं सकते। सोमवार को इंशाल्लाह दंगल होगा इधर। नहीं, लेकिन दंगल तो नहीं कहना चाहिए, दंगल तो दोनों साइडें, वन साइडेड दंगल होगा। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला राजपूत, जो हमारा ग्रुप है ना ऑनलाइन वाला, उसमें आप मैसेज कर दें कि जूम मीटिंग मंडे को हुआ करेगी रेगुलर बेस पे आप। और मंडे को जो भी हमने तक पढ़ लिया ना, जितने बच्चों ने लेक्चर ले लिए हैं, उसमें से सुना भी जाएगा। और फिर जो नहीं सुनाएगा तो उसी वक्त जो हमारी जूम मीटिंग चल रही होगी तो उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा उसी वक्त। उनके लिए तो आसान है ना, वो तो पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो उधर ही लाइव मीटिंग में उनके अब्बू को बुलाया जाएगा, वीडियो कॉल पे लाइव लिया जाएगा और फिर जो है वो बेटे को सामने किया जाएगा और देखा जाएगा क्या होता है। फिर वो अब्बू खुद ही कर लेंगे जो करना है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो गई है ना, बस ऑनलाइन वालों के पास चलेगी। अच्छा, अब भाई मुझे ये बताएं कि आशिक ने बेचे कितने के? 325 के। लेकिन जो कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो बाजार में नहीं बिक सकते। जाहिर बात है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उसके शेयर्स बाजार में नहीं बिक सकते, तो उनकी बाजार की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती। लेकिन जो शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, फिर भी उनकी फेयर वैल्यू पता चल जाती है। उसका यह तरीका होता है, कंपनी अगर आज टूटे तो फिर कंपनी टूटे तो किस किस का दिल टूटे? नहीं, अगर कंपनी टूटे तो कंपनी का शेयर बाजार में कितने का बिकेगा, यानी कंपनी अगर आज वाइंड अप हो जाए तो उसका शेयर बाजार में कितने का बिकेगा, इसको शायद फेयर वैल्यू कहा जा सकता है। उसका मुश्किल सा नाम किताबों में लिखा हुआ है ब्रेकअप वैल्यू। अगर कंपनी टूट जाए तो उसका शेयर कितने का बाजार में बिकेगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग इस सवाल में एडजस्टमेंट दी हुई है कि इसी दिन 30 जून 22 को इस शेयर की फेयर वैल्यू बाजार में, उसने बेचा वैसे कितने का है? 300। फेयर वैल्यू जिसको गलती से उसने नाम, मजबूरी में उसने नाम दे दिया है ब्रेकअप वैल्यू, वो शेयर बाजार में बिक कितने का सकता था जरा बताएं? 350। लेकिन शायद इससे सुस्ती हो गई, इसने सही कस्टमर नहीं ढूंढा, बेचारे के साथ बस हो गया बेचारे के साथ कुछ कि 350 वाली चीज कितने में बेच के आ गया? 325 में। अच्छा, अब मुझे पूरी जरा स्टोरी बता दें। अब्बू ने कितने का खरीदा था? जल्दी से बताएं, अब्बू ने कितने का खरीदा था? 250। बेटा कितने का मिला था? बेटे कितने वाली चीज मिली थी जब अब्बू की डेथ हुई थी? बेटा कितने की बेच सकता था? 350। और बेची कितने की? वेरी सिंपल फिगर्स, वेरी सिंपल फिगर्स। 3 इवेंट्स हैं और ये एक ही इवेंट है मेरे भाई, इसको मैं डब्बा बना रहा हूं, ये एक ही इवेंट है। एक इवेंट पे दो वैल्यूज दे दी हैं उसने। तो अब्बू ने कितने का खरीदा अपने लिए? जब बेटे को मिला तो बाजार में कितने का था? बेटे ने थोड़ा अरसा वेट किया ना, 2021 का पूरा साल और 2022, तकरीबन 1.5 साल बेटे ने वेट किया और ये चीजें रख के बैठा रहा। क्या चीज है? चीज क्या है? शेयर्स। 1.5 साल शेयर्स रख के बैठा रहा। अल्लाह का शुक्र है ये 300 वाली चीज कितने की हो गई?
325, 350 की हो गई बल्कि बाजार में, लेकिन इस बेचारे के साथ हैंड हुआ और ये कितने की बेच के आ गया? 325 की। अच्छा, अब भाई सबसे पहली बात और जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आपके लिए ना नया कॉन्सेप्ट है। हम तो करते हैं पेपर में, आपको पता है, गेन निकालने के लिए। ये तो डेटा हो गया ना सवाल का, that is question simplified for you by teacher. Now I'm moving towards answer. The answer is gain कैसे निकलना है? Gain is consideration minus cost. Now अब हमारी बहस है what is A and what is B. So let's start discussion from B. अच्छा, B के बारे में मेरे भाई लॉ मेकर की ये राय है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, कहीं हम पढ़ेंगे भी, कि कॉस्ट ना रियल कॉस्ट लो। रियल कॉस्ट चीज की 250 है, रियल कॉस्ट चीज की 300 नहीं है। 300 तो उसकी वैल्यू थी जब अब्बू की डेथ हुई। असल में कितने का खरीदा आपने या आपके खानदान ने? 250 का। आपके खानदान में ही किसी ने खरीद लिया ना, तो चलो समझ लो आपने ही खरीद लिया। दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग 300, आई एम यूजिंग 250। आई विल इग्नोर 300 इन एग्जाम। 300 का मैं इग्नोर कर दूंगा उस दिन की फेयर वैल्यू को, बल्कि किस पे लूंगा इसको? 250 पे। नेक्स्ट, अगला सवाल। प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने एक मिलती जुलती चीज इससे पढ़ी हुई है, वो कोई बंदा बता दे इससे मिलती जुलती चीज पढ़ी हुई है, किसी को याद हो? अगर घर किराए पे चढ़ा दें 3,25,000 रुपए, लेकिन बाजार में 3,50,000 किराया मिलता हो, तो दोनों में से क्या लेना है? इस तरह की चीज हम कैपिटल गेन में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी आपके जहन में आ गया है बिल्कुल। दोनों में से, इधर मैंने हायर का चक्कर नहीं लगाया, ये तो स्टोरी और थी ऊपर, नीचे हायर का चक्कर लगाया। चीज बेचते हुए या किराए पे देते हुए सोचा जाता है कि कितने की किराए पे दी और कितने की दे सकते थे। अब बोले कितने का बेचा, कितने का बेच सकते थे, दोनों में से हायर बता दें, तो इसके साथ मैं हायर लिख रहा हूं। इसको मैंने कॉस्ट ले लिया, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, इन दोनों में से हायर। ये एक्चुअल सेल प्राइस है, ये इसकी फेयर वैल्यू है। सो व्हाट इज ए? 350। नाउ मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स। प्लीज, ये तो एक शेयर की निकल आई ना, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने। बोंगे ने बोंगी मारी, 5,000 तो मिले हैं उसको, उसमें से बेचे कितने हैं सिर्फ? तो ये गेन कितनों पे निकालें? पड़े हुए पे, मिले हुए पे, या फिर ये गेन निकालें बिके हुए पे? बिके हुए पे। इनटू, क्या कह रहे हो जी मोहतरम? आपने सही कहा था, ठीक है। और भी कोई बता दे किस किसने सही कहा था? हाइब्रिड माइक वैसे ही आप, सॉरी जी, मतलब ये क्या, चलने दो ना, मैं इन्हों और भी छेती भी, अगला सिलेबस भी कराना है, मैंने घर भी जाना है। अच्छा जी, बोले 2 लाख। आज FAR 2 वालों ने भी बुलाया हुआ है जोहर के बाद के, हमें थोड़ा सा और पढ़ा दें। चले, 2,50,000। पता नहीं क्यों इतना पढ़ते हैं वो। थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है आज, लग रहा है कि पिछला पढ़ा हुआ है कुछ। पढ़े हुए में से बातें हो रही हैं या नई बातें हो रही हैं? पढ़े हुए में से बातें हो रही हैं, लेकिन ये भी पता चल रहा है ICAP कैसे टेस्ट कर रहा है। अच्छा, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको नहीं बताए हैं, प्लीज ये ना कि ये आपने, ये हमने पढ़ा हुआ था, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था, ये दोनों बातें नहीं बताई हैं, और ये पेपर में जाने से वाले बच्चों को बताई जाती हैं, ये पता होती हैं। हाँ, इस सवाल में एक चीज पुरानी थी जो आपको पता चल जानी चाहिए थी कि ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, बाकी बहस सारी नई है इस सवाल में। इसी तरह नोट कर लिया सारा, इस तरह नोट कर लें सारा ताकि बात समझ आ जाए। लेकिन पेपर में क्या करना है वो जरा आप देख लेते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। पेपर में सवाल की रिक्वायरमेंट है, अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द गेन अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम। तो पेपर में फिर इस तरह कर दें, बस एक हेडिंग डाल दें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और हाँ सेपरेट ब्लॉक, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के आगे सेपरेट ब्लॉक, ये गेन सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। क्यों?
ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं प्राइवेट के? कल हमने पढ़ा था सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में पब्लिक कंपनी आती है, तो इसलिए ये कौन सी इनकम है? नॉर्मल रिजीम की, सेपरेट ब्लॉक की? क्या इसका टैक्स निकालें या छोड़ें परे? निकालें। टैक्स कितना बन रहा है? सवाल की रिक्वायरमेंट मुझे पढ़ने दो, पता नहीं टैक्स भी जबरदस्ती निकलवा रहे हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट चपेड़ कंप्यूट गेन लिखा हुआ है, कंप्यूट टैक्स तो नहीं लिखा हुआ। बस गेन तो हमने निकाल दिया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए, हाथ खड़ा करके बताएं। जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करें भाई, हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। जी कौन बोला है? कौन बोला था? इधर से कौन बोला था अभी? कौन बोला? कौन है? मान ही नहीं रहे। अच्छा, सवाल ये जहन में आना चाहिए कि हमने सिक्योरिटीज के केस में पढ़ा था कि नोशनल अमाउंट भी माइनस करनी है, पढ़ा था ना? सिक्योरिटीज के केस में हमने नोशनल अमाउंट भी माइनस, यानी जब पब्लिक कंपनी के शेयर्स बिकेंगे तो हमने नोशनल अमाउंट माइनस करनी है, 0.5% ऑफ परचेज एंड सेल प्राइस। कल सवाल किया था घर में जाके दोबारा, तो नोशनल अमाउंट भी माइनस करनी है। लेकिन इस सवाल में नोशनल अमाउंट क्यों नहीं माइनस कर रहे? सवाल में क्या लिखा हुआ है? नीचे पढ़ें। और ए लिखे कितने टून, क्या लिखा हुआ है सवाल में? इग्नोर नोशनल अमाउंट। अगर कहीं माइनस करनी पड़े तो उसे माइनस, जैसे खुदा ना खास्ता प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा आ जाए इग्नोर रिपेयर अलाउंस, तो रिपेयर अलाउंस माइनस, तो खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि इग्नोर नोशनल अमाउंट। बहरहाल नोशनल अमाउंट कहां माइनस होती है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में या पब्लिक कंपनी के शेयर्स में? बातें बहुत आसान है, बातें बहुत आसान है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे जाके, तो ना अगले दिन अप्लाई होनी है और ना समझ आनी है। अब ये कोई सादा सी बात है ना, नोशनल अमाउंट, लेकिन अब रिवाइज की होती तो याद आती ना। कितने लोग अफसोस करें कि मेरे जहन में क्यों नहीं आया नोशनल अमाउंट माइनस होनी है? हाथ खड़ा करें। अफसोस भी करना अगर छोड़ दिया तो फिर जी वेल डन, वो तो ठीक है, आपने नीचे से पढ़ लिया, सही है ना। अच्छा आगे चलें। पॉइंट 2। अच्छा, कुछ बच्चे पेपर में ऐसे होंगे उन्होंने पॉइंट बी पढ़ा होगा ना, तो पॉइंट बी पढ़ के उन्होंने कहा होगा चलो 1 तो अभी समझ नहीं आ रहा, 2 पढ़ते हैं। तो 2 पढ़ा तो उसमें लिखा होता व्हाट वुड बी योर आंसर इन 1। और कहा मैं छोटा समझ के आया था इधर, तो इसने इस छोटे ने भी चपेट मार दी। तो व्हाट वुड बी योर आंसर इन 1, आपका पॉइंट 1 में आंसर क्या होगा? बस हंसते रहा करें, बाकी तो टेंशन आपको है ही नहीं। व्हाट वुड बी योर आंसर इन 1 अबव if 40% of shares of RPL were held by provincial government, 48% by British government and 12% by 12% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं आम लोग, उन्हीं में एक आशिक भी है। आशिक से आम और कौन हो सकता है? तो आशिक ने भी शेयर खरीदे हुए हैं। ये जो 12% इन्वेस्टर्स हैं इनमें आशिक भी है। असल में ना आशिक के नंबर ऑफ शेयर्स आप नहीं बता सकते कि इसने कंपनी के 1% शेयर खरीदे हुए, 2% शेयर खरीदे हुए। वैसे भी लोग इतने आम लोग इतने शेयर 1-2% खरीद भी नहीं सकते, कुछ थोड़े से शेयर खरीदे होते हैं। असल में देखिए कंपनी के टोटल शेयर्स कहीं नहीं बताए हुए कि कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं, तो हम 5000 को 10 लाख पे डिवाइड करके देख लेते हैं कि आशिक के पास कितने % शेयर हैं। तो बस 12% आम लोगों ने खरीदे हुए, हो सकता है उसमें से आधा % या 1% आशिक ने खरीदे हों। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आशिक के खरीदने से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अगर किसी के शेयर खरीदे हैं फिर उससे कंपनी के स्टेटस पे फर्क पड़ेगा, तो आशिक के खरीदने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल ये कह रहा है कि जो हमारी रूमी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके कितने % शेयर्स किसने खरीदे हुए? कौन से सूबे ने? नहीं बताया हुआ, चलो खैर है। और बाकी किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और 12% आम लोगों ने शेयर खरीदे हुए। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट ने 50 से उससे ऊपर खरीदे हुए? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने? क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने? क्या ऐसी कंपनी ने जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? वो तो कहीं नहीं लिखा हुआ, जब तक लिस्टेड लिखा नहीं होगा तब तक हम इसको लिस्टेड लेंगे नहीं। और एक और बात सुन लें, ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा करके, द कंपनी इज अ, ये क्या चक्कर है? ओहो, ये तो ब्रैकेट में प्राइवेट लिखा हुआ था और पॉइंट 1 में आपने इसको पब्लिक बना दिया था। वाई? नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? कई लोगों का नाम शरीफ होता है, लेकिन अच्छा
तो अब बताएं क्या साबित हुआ? हाँ, तो ये कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी। तो कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। क्या क्या करना है? कंपनी का स्टेटस बताना है ना, कि शादीशुदा है गैर शादीशुदा, वेदर द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट। और क्या बताना है? कंप्यूट द गेन। क्या करेंगे? ऐसे लेंगे 3 नंबर, तो बहुत लंबा सिनेरियो हो जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट ओनिंग 50% और मोर शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड, फर्दर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नॉट ओनिंग 50% or more shares in Rumi Private Limited. Further, foreign government is not owning 50% or more shares in Rumi Private Limited. Further, it is not owned by a company more than 50%, which is owned by foreign government. And further, it is not listed on any stock exchange in Pakistan, and shares are traded in stock exchange. Therefore, if a company is not a public company, it is a private. ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो कायदे आज़म की तकरीर हो जाएगी पूरी। तो बज़ाहिर उसने जो दिया ना, तो एक दो बातें कर दें कि एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट बोथ आर नॉट ओनिंग मोर देन, therefore this company is not a public company. A company which is not a public company is a, so it is the reason. For further reasons you can contact me on this number. Anyways, I have shared 2 reasons with you. तो इस तरह को रीज़न बता दें उसको, तो बाकी फिर गेन निकालना है तो गेन निकाल लेते हैं। तो ये रीज़न बतानी है, रीज़न इसकी बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। बाकी गेन तो मेरे ख्याल से इसी तरह निकलेगा, गेन तो इसी तरह निकलेगा। एक हल्की सी चेंज आएगी कि ये सेपरेट ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, इसलिए ये एनटीआर की हेडिंग लगेगी, बाकी तो वही है। जी भाई, जी भाई, अगर 40% शेयर पंजाब गवर्नमेंट ने लिए होते और 20% शेयर लिए होते बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, यानी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट 40% ओन कर रही है और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट 20% ओन कर रही है, तो क्या ऐसी सूरत में कंपनी पब्लिक होती या प्राइवेट होती? तो मेरे भाई ऐसी सूरत के अंदर भी कंपनी प्राइवेट होती, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने मिलके नहीं लेने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ने लेने हैं 50 से ऊपर। I hope I got it what I am saying. I hope he got it. अच्छा जी, क्या पढ़ाएं आपको आगे? क्या क्या फायदा क्या है? फायदा क्या है? थोड़ा सा साथ वाले से ज़रा अफसोस करें अपने ऊपर। यार मैं पता नहीं यार मुझे क्या हो जाता है, मैं कल भी सोचा था यार पढ़ूंगा भाई। थोड़ा सा साथ वाले से अफसोस करें अपने बारे में भाई, प्लीज साथ वाले से बातें करें, खुदा के लिए साथ वाले से बातें करें। टाइम दिए मैंने आपको, इसी तरह दोस्ती बढ़ती है। बस ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत टाइम ले लेता है मेरा। यार ऐसा करो, ये तुम रख लो मेरा मोबाइल, छोड़ो यार, बस अपना मुझे दे दो। और पासवर्ड नहीं बताएंगे एक दूसरे को, मंडे को एक्सचेंज कर लेंगे वापस। जिंदगी रही तो मंडे को इंशाल्लाह ये एक्सचेंज दोबारा वापस मुझे कर देना। जरा मैं देखता हूँ 1.5 दिन कैसा गुजरते हैं मोबाइल के बगैर। उनको मौका मिल गया मोबाइल यूज करने का, बहुत अच्छा हो गया। ये यही तो मौके होते हैं जिंदगी में, कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहिए। क्या करें भाई, चलें। मुझे आपके फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, ये आपको खुद अच्छा, मुझे आपके फिक्र के फ्यूचर, ठीक है। और भी कोई काम है तो बता दें।
चैप्टर 9 निकालें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Amiruddin has recently constructed an office complex. Mr. Amiruddin ने recently office complex बनाया for the purpose of letting out, ताकि वो किराए पे दे सके। As per the terms and conditions, Mr. Amiruddin is also entitled to a signing amount. इनको signing amount भी मिलनी है। Signing amount असल में नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक पुराना नाम है और तकरीबन 21 साल हो गए हैं इसने ये नाम दोबारा यूज़ नहीं किया, तो अल्लाह का शुक्र है आइंदा यूज़ करेगा भी नहीं। साइनिंग अमाउंट नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक पुराना नाम है, ओके, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ये बड़ी अजीब बात है। हमने तो पढ़ा था नॉन एडजस्टेबल अमाउंट फंडेबल होती है। आपको याद है सबसे पहली क्लास 6 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए पुराने किराएदार को हमने वापस कर दिया था, लेकिन ये इतना जालिम है, कहता है कि ये अमाउंट मैंने रिफंड भी, बहरहाल रिफंड हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नॉन रिफंडेबल है फिर भी जो है वो आपने क्या करनी है, कोई मसला नहीं, आपने फिर भी 10 से डिवाइड ही करनी है। फॉर टैक्स ईयर 20x8 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी के लिए उसने ये कंप्यूटेशन आपको दी है। रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड, इस साल का रेंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 11,50,000। अच्छा ये नोट्स जो है ना थोड़ा सा एहतियात करें, इस तरह नीचे ना रखा करें नोट्स या कुछ, क्योंकि मुझे फिर ऐसे बदगुमानी होती है मोबाइल यूज़ करें, मैं ज़रा अनकम्फर्टेबल होता हूँ, फिर कहता हूँ तो बाद में आपके नोट्स निकलते हैं, फिर मुझे भी शर्मिंदगी होती है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे टीचर पे शर्मिंदगी हो। इसको ऊपर रख के नोट्स पढ़ा करें। अच्छा, रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड 11,50,000। रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू, अगरचे मिलना था बट लेकिन अब पता चल गया है कि नहीं मिलना, तो बट इररिकवरेबल को मैं काट रहा हूं फिलहाल। दो ड्यू, अगरचे ड्यू है यानी मिलना है। साइनिंग अमाउंट नॉन एडजस्टेबल नॉन, तो असल में ये मैं कह रहा था कि ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का मतलब है कि ये वाला 1 लाख तुम ले लो लेकिन इसकी वजह से किराए में कोई कमी नहीं आएगी। फायर टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटी, ये तो फिर सेक्शन 15 में जाके देखेंगे इनका क्या करना है, 15A में मेरे ख्याल से। लॉयर फी फॉर सूट टू रिकवर रेंट, सैलरी ऑफ केयर टेकर जिसको हम रेंट कलेक्शन चार्जेस भी कहते थे, सैलरी ऑफ केयर टेकर हु कलेक्ट द रेंट, रेंट कलेक्शन कलेक्ट के लफ्ज से निकला। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैं रिपेयर अलाउंस लूंगा तेरी ऐसी की तरह, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। ओके, बस एक लाइन मैंने काटी है बट इररिकवरेबल, दो ड्यू तक मैंने इसको नोट कर लिया। Mustat, please be attentive. It's a time to study. Please watch here, watch here, watch here. Watch. I will give you the time to note it down. What is this? 1200. रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव, इस साल का रेंट पहले से रिसीव हो चुका है 1150। जल्दी करें हाइब्रिड में जो बता रहे हैं, फिर आगे हाइब्रिड सेकंड रो जल्दी बता दें, चलें हम अटेंटिव हो जाए। अच्छा बात ज़रा इंपॉर्टेंट है, रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड, रेंट इस साल का ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और उसके बाद लिखा हुआ है उसने कि रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू, इस साल का जो रेंट है
अगरचे ड्यू है, आगे छोड़ें क्या हुआ, अगरचे ड्यू है यानी रिसीवेबल है, प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों को इनकम में डालना है, जो मिल गया जो मिलेबल है उसको भी इनकम में डालना है, इस वजह से मैंने इसको डाला है। साइनिंग अमाउंट जिसे मैं नॉन एडजस्टेबल कह सकता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट हम रुपीज इन थाउजेंड में सॉल्व कर रहे हैं शायद। फायर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, अच्छा इसके टोटल कितने हैं, 1210 लेस रिपेयर अलाउंस, बताएं कितने 1/5, 1210 क्या 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 कह रहे थे, अच्छा कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है। अच्छा रिपेयर अलाउंस जी 242। नेक्स्ट फायर टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, ये थोड़ी सी नई चीज आई है, देखें सवाल में लिखा हुआ है टैक्स पेड, सेस भी टैक्स को ही कहते हैं, पेड टू एनी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी होती है यानी लोकल है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल या कोई भी गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, यानी आपके इलाके की, उसको आप दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये सारे अल्फाज यहाँ मिल गए हैं, तो डेट्स वाई ये खर्चा 15 के सी के तहत, 15 ए के पॉइंट सी के तहत माइनस करने की इजाज़त है। कितना है फायर टैक्स, 20 है ना। आगे चलें, लॉयर फीस फॉर केस टू रिकवर रेंट, लॉयर फीस फॉर केस टू रिकवर रेंट, ये तो पॉइंट आई पढ़ें, लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। अमीरुद्दीन को किसी ने आके कहा होगा तू अमीरुद्दीन बड़ा अमीर बना फिरता है, चल बाहर निकल, ये तेरा घर ही नहीं, बाद में फिर हमें केस टू रिकवर रेंट, मादरत ये केस नहीं हुआ कि ये घर तुम्हारा नहीं, बल्कि ये केस चल रहा है कि वो रेंट नहीं दे रहा, इसलिए हमने लॉयर हायर किया है। तो यहाँ लफ्ज पढ़े, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी केस कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी। तो ये केस ये तो नहीं है कि ये घर मेरा है, मसला ये है कि घर का किराएदार किराया नहीं दे रहा, तो ठीक है ये भी माइनस करने की इजाजत है। फायर टैक्स हो गया, लॉयर फीस हो गई जी 50, सैलरी ऑफ केयर टेकर हु कलेक्ट्स मंथली रेंट, केयर टेकर की सैलरी जो महीने का किराया लेके आता है, तो ये शायद पॉइंट नंबर एच में फॉल करेगा, जिसका नाम हमने रखा है रेंट कलेक्शन चार्जेस। यहां पे हम एज्यूम क्या करेंगे, अभी तो वो डिस्कशन मैंने कर ही नहीं रहा बैड डेट वाली, अभी तो उसमें मैंने काली पट्टी फेरी हुई है। अच्छा रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल कितने हैं, थोड़ा सा ऊपर देख लिया करें, 46 या 4% ऑफ 1210, 48.4। जवाब ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम इन कितना, बिल्डिंग का तो माइनस करने की इजाजत है ना, प्लॉट का माइनस नहीं करने की इजाजत, ये तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है। हाँ रिपेयर अलाउंस मैंने कहा था, लैंड का माइनस करने की इजाजत नहीं,
ये तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, इसका तो माइनस करने की इजाज़त है। तो इंश्योरेंस माइनस कर लें कराऊं जी? कितनी तो 1 कौन बोल रहा था? 200। अच्छा, अब नोट कर लें, फिर मैं ये जो 2 कांटे लगाए हुए इनको समझाता हूं। छोड़ दे मोबाइल। ओके जी, नहीं आपको भूल गया। ये देखें, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रिपेयर एक्चुअल माइनस नहीं करते, रिपेयर अलाउंस माइनस करते हैं। नहीं याद आ रहा? ओके, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट इज 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मजा आया आज की क्लास में? जो शुरू में होगी थी वो दरमियान में हमारी थोड़ी बहुत थी, उसको इग्नोर करें, तो डिलीट करें उसको, जो हो गई थी सुबह सुबह। उसके अलावा बताएं, को मजा आ रहा है? अच्छा, आप बताएं, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मार्केट वैल्यू का 1% है, यानी कि शायद इसकी मार्केट वैल्यू जो भी हो उसका 1% लेकर मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम निकला है। तो भाई जैसे भी निकले बस तुमने दे दिया, वो माइनस करने की इजाजत है। आगे ये रेंट की मार्केट वैल्यू क्या है या प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है? अच्छा, रेंट की मार्केट वैल्यू और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में क्या फर्क है? गाड़ी का रेंट है एक दिन का मिसाल के तौर पे 4,000 रुपया, तो ये गाड़ी के रेंट की मार्केट वैल्यू है, और गाड़ी की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कैलकुलेटर की मार्केट वैल्यू 1200 रुपया, लेकिन किसी को आप कैलकुलेटर दें एक दिन के लिए, हो सकता है आप उससे 25 रुपए लें। तो अब ये बताएं, रेंट की मार्केट वैल्यू का लिए 1% या घर की मार्केट वैल्यू का? और घर की मार्केट वैल्यू जो भी हो, हमें उससे क्या, हमने घर की मार्केट वैल्यू पूरे सवाल में नहीं यूज करनी होती है? नहीं, हाँ रेंट की मार्केट वैल्यू हमने यूज करनी होती है, लेकिन वो सवाल में दी नहीं। घर की मार्केट वैल्यू भी पुट्ठे तरीके से निकल सकती है, डिवाइडेड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये कर समझ आ रही है बात? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जो जवाब आएगा डेट इज मार्केट वैल्यू ऑफ घर। लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ घर हमने किस नहीं करनी होती सवाल में, बल्कि हमने मार्केट वैल्यू ऑफ घर की बजाय क्या करना होता है? रेंट की मार्केट वैल्यू लेनी होती है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अच्छा जी, रेंट फॉर द ये 2 ड्यू बट इरिकवरेबल, लेकिन रिकवर नहीं हो सका। अब मुझे बताएं, अगर ये रेंट रिकवर नहीं हो सका तो मैं क्या एज्यूम करूं कि ये कौन सा डेट हो गया? अनपेड रेंट, बैड डेट हो गया। बैड डेट के बारे में मैं 3 शराइत ढूंढने की कोशिश करता हूं, अगर मिल गई सवाल में तो वेल एंड गुड, ना मिली तो मेरे ख्याल से ज्यूम कर लेना बेहतर है कि बैड डेट की सारी शराइत पूरी हो रही हैं। ये ज्यूम कर लेना बेहतर है कि बैड डेट की सारी शराइत पूरी हो रही हैं, बजाय कि आप बैड डेट को इग्नोर कर दें ये कह के कि यार मेरे ख्याल से शायद शराइत पूरी ना हो रही हो, बल्कि ये ज्यूम करना बेहतर है कि बैड डेट की शराइत पूरी हो रही हैं। तो शायद इसने कोशिश कर दी हो इसको घर से निकालने की, शायद इसने इसके खिलाफ कोर्ट में केस तो कर दिया, वो एक जगह लिखा हुआ है, वो जो लॉयर को पैसे दिए हैं, कोर्ट में केस इसने कर दिया, लिखा हुआ है ना एक जगह, इसने लॉयर को पैसे दिए, कोर्ट में केस कर चुका है, और यानी इनिशिएट हो चुकी है लीगल प्रोसीडिंग, और अनपेड रेंट प्रीवियसली इनकम में जा चुका है। इसके ऊपर मैं जरा बात करता हूं कि अनपेड रेंट प्रीवियसली इनकम में जा चुका है या नहीं जा चुका, इस पर मैं बात करता हूं। 1 मिनट।
तो बैड डेट बताएं। $50। जवाब जो भी आ जाए उसको भी छोड़ें। अच्छा, अब ये हुआ क्या, कुछ बच्चे आके क्लास के बाद पूछते हैं ये 50 को आपने इधर भी डाला और 50 को आपने इधर भी डाला, तो ये क्या चक्कर है कि बैड डेट को पहले आप इनकम में डाल रहे थे और अब आपने खर्चे में डाल दिया। तो इसके लिए तसल्ली से जरा बात सुन लीजिएगा। असल में ये बैड डेट पहले रिसीवेबल था, इस वजह से मैंने खुश होकर इनकम में डाला था, लेकिन जब सवाल में लिख दिया बट इररिकवरेबल, लेकिन अब यकीन हो गया कि ये नहीं मिलना, तो इसलिए मैंने इसको फिर क्या कर दिया, बैड। शायद आपने इंट्रो की क्लास में एंट्रीज पढ़ी हो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर जब डेटर पैसे लेके भाग जाए बैड डेबिट, तो ये सेल में भी गया और खर्चे में भी गया, सेल में भी गया। और अब इधर तो इस तरह एंट्रीज नहीं होती, इधर आपको पता है शायद एंट्री हुई हो रेंट रिसीवेबल डेबिट, स्पेलिंग गलत हो गया, खैर है, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम, और जब रिसीवेबल रिसीव ना हो तो बैड डेट डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। और कितने रुपए से, 50 रुपए से। तो देखें, एक दफा ये इनकम में जाएगा और दूसरी दफा ये, तो आप लोग इस तरह करते हैं, अकाउंटिंग की क्लास में भी करते हैं, मैंने कौन सा इधर करके ऐसा जो है वो जुल्म कर दिया कि बंदे आ जाए क्लास के बाद मेरे पास बंदे लेके कि ये क्या किया, ऊपर इनकम में भी डाल रहे हैं नीचे खर्चे में डाल रहे हैं। तो आप अकाउंटिंग की क्लास में भी इस तरह करते थे, ऊपर इनकम में डालते थे, नीचे खर्चे में डालते थे। तो ये रीजन है जो मैंने आपके सामने लिख दी 50 की। तो बेहतर है कि ये वाली एंट्रीज लिख लें बजाय कि वो वाली एंट्रीज लिखें, वो तो किसी काम की नहीं है। तो एक एंट्री भी रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, जिस वजह से मैंने इनकम में डाला। जो एंट्री बनी थी 2 ड्यू, इस तरह ना कर लें, देखें इधर, इधर देखें, ये एंट्री को इधर लाओ थोड़ा सा ऊपर, इस एंट्री को भी इधर लाओ थोड़ा सा ऊपर, ये देखें, इधर देखें, अगरचे मिलना है बट नहीं मिला, ये असल में कहानी है। ड्यू का मतलब ये है और फिर ना मिलने का मतलब, तो ड्यू के ऊपर एरो डाल के एंट्री कर लें और इरिकवरेबल के ऊपर एरो डाल के एंट्री कर लें, किताब पे ही, नोट्स में ही। 2 ड्यू समझ आ रही है, एक लाइन ड्यू से निकालें और एक लाइन इरिकवरेबल से निकालें। हाँ जी जी, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूं भाई, माय डियर, उसमें कुछ और लिखा हुआ है। जी जी, खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है, अगर वो रेंट नहीं दे रहा तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वो कोई नहीं, वो कब्जा तो जब भी छुड़वाएं, लेकिन जो आपको इनकम आप मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, तो वो फिर खर्चे में चली जाएगी। ओके,
चलो चलिए। अच्छा, अब ना एक थोड़े से अजीब सी चीज़ है। अच्छा भाई, एक कोई ऐसी सवाल में चीज़ आ जाया करे ना चलते चलते, तो उसके बारे में कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, मिसाल के तौर पे एक बंदा ये पूरा सवाल कर रहा है, तो किसी ने 50 को इनकम में डाल दिया था, ये समझिए कि 2 ड्यू अगरचे मिलना है, और यहाँ बैड डेट में नहीं माइनस किया, कोई मसला नहीं, सवाल के 8 नंबर है, उसको 7 नंबर मिल जाएंगे, में क्या परेशानी वाली बात है? तो ये तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो हर सवाल में कोई ना कोई इक्का दुक्का चीज़ ऐसे आया करेगी जो आपको परेशान करेगी, और ये एंड तक ही आएगी, और ये पेपर के अंदर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टॉपिक जो है वो उसके बारे में आप परेशान हो जाएं, आप उसके बारे में रिलैक्स रहा करें। तो सॉरी, आप तो पहले ही रिलैक्स हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप उसके बारे में रिलैक्स रहा करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उस चीज़ के कितने नंबर होने हैं? कोई इतने नंबर तो नहीं होने। सिमिलरली किसी ने बट इरिकवरेबल समझ के बैड डेट में डाल दिया होगा, लेकिन ऊपर नहीं डाला होगा, तो कोई मसला नहीं, उसके भी 7 ही नंबर आ जाएंगे। किसी ने अन्य बात दोनों जगह ठोक दिया होगा कि नहीं भी समझ आ रहा तो अन्य, उसका तुक्का लग गया, उसके दोनों सही हो गए। तो इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अगली बात यह है कि लॉ में एक लाइन लिखी हुई है, और वो बड़ी अजीब सी लाइन है। तीसरी शर्त उसने लिखी हुई है कि अनपेड रेंट हैज प्रीवियसली बीन इंक्लूडेड इन इनकम एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। ये तीसरी शर्त बड़ी अजीब है। अब ये जो कहना चाह रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से सेम ईयर वाले बैड डेट पे रूल नहीं लग सकता। ये जो रूल समझाना चाह रहे हैं ना, ये इस तरह लगेगा कि इस साल हमने 50 रुपए रिकवर करने की कोशिश की, और इस 50 रुपए को कहां डाल दिया? इनकम में। अगले साल जाके कंफर्म हो गया कि चोर भाग गया, और भागते चोर की लंगोटी भी हाथ ना आई, चोर क्या हो गया? भाग गया। अब बैड डेट इरिकवरेबल कंफर्म हो गया। अब मैं बड़ा बोल्डली स्टेटमेंट दे सकता हूं कि ये मेरा बैड डेट है, बिकॉज मैंने उससे घर भी खाली करा लिया, दूसरा मैंने कोर्ट केस भी कर दिया उसके खिलाफ, और तीसरा इट हैज बीन एडेड इन इनकम इन प्रीवियस ईयर एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। पिछले साल तो टैक्स पे कर दिया होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जिंदगी के अंदर कि वो 25 जून को ही भाग जाए। हंसे ना, हंसने वाली कोई बात नहीं थी, साल खत्म होने से 5 दिन पहले भागे। ऐसा भी तो हो सकता है वो इसी साल भाग जाए। अब अगर वो इसी साल भाग गए तो वो वाला 50 मुझे मजबूरन इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बैड डेट इसी साल कंफर्म हो गया है। ऐसी सूरत में 0.3 जरा खामोश है, 0.3 पर जरा चुप कर जाता है। सेम ईयर बैड डेट के बारे में लोग कहते हैं 0.3 खामोश है। अब लॉ जाहिरी बात है दुनिया के इंसानों ने बनाया हुआ, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो नहीं सकता, तो इसमें ये जरा खामोश है। इसलिए लोगों की ये राय है कि फिर अगर एक साल आप इनकम में डालते थे, अगले साल खर्चे में डालते थे, तो कोई मसला नहीं। अगर इसी साल इनकम में गया है और फिर बैड हो गया, तो इस साल वो काम कर दो। काम तो वही करो कि इनकम में भी डालो। इस सवाल में क्या किया था जो मैं आपके सामने नया क्रिएट किया है, इस साल हमने इनकम में डाले, अगले साल खर्चे में डाले। लेकिन मैं जो सवाल करा रहा हूं मीरुद्दीन वाला, मैंने इसी साल इनकम में ठोक दिया और इसी साल खर्चे में ठोक दिया, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ 2 ड्यू इसी साल मिलना था, बट कंफर्म हो गया नहीं मिलना। तो फिर 0.3 ना बजाहिर पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं पूरा होता नजर आ रहा? बिकॉज आई हैव नॉट पेड द टैक्स ऑन 50, क्योंकि 50 पे टैक्स तब पे होता जब मैं इस 50 को माइनस ना करता। अगर मैं इस 50 को माइनस ना करता तो वो 50 ऊपर से इधर आ जाता। और समझिए कोई चीज, जब 50 में इधर माइनस ना, थोड़े बड़े हो जाए ना, 50 को अगर मैं इधर माइनस ना करता, वो 50 ऊपर से इधर आ जाता, इस पे भी टैक्स भी पे हो जाता, वो फिर 0.3 भी पूरा होता हुआ नजर आता। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर सेम ईयर में बैड डेट है तो कोई मसला नहीं, फिर टैक्स नहीं भी पे हुआ कोई मसला नहीं, एक तरफ से इसको इनकम में डालें और एक तरफ से खर्चे में डाल दें, बस ठीक है, कोई मसला नहीं। तो सेम ईयर बैड डेट हो तो कोई मसला नहीं, उसी साल इनकम में डालें और उसी साल, और अगर अगले साल हो फिर तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है, फिर तो तीनों कंडीशंस एक्सेलेंट पूरी हो रही होंगी। एक साल इनकम में जा रहा होगा, उस पर टैक्स भी जा रहा होगा हुकूमत के पास, और अगले साल फिर आप उसे किस में डाल देंगे? खर्चे में डाल देंगे। तो लिख लें सेम ईयर बैड डेट में इनकम में भी डालेंगे, खर्चे में भी डालेंगे।
जी भाई हाइब्रिड वाले भाई, बात समझ आ गई आपको मोहतरम? सेम ईयर बैड डेट इनकम में भी डालेंगे, खर्चे में भी डालेंगे। ठीक है, शुक्रिया। जी हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ओरिजिनल 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 ले लें माइक, जवाब दे दिया मैंने, ओरिजिनल। क्लास के बाद आए, मुझे दिखाएं सवाल। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने सवाल पूछा था चैप्टर 4 में से, वो ज़रा निकालें सवाल। चलिए छोड़िए, चैप्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस टेक लगाएं, टेक लगाएं, टेक लगा के देखें एक चीज़। प्लीज़ हाइब्रिड टेक लगाएं, टेक लगाएं पीछे वाले बेंच के साथ। अच्छा जी, एक सवाल है थ्योरी का, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस का। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, उसको जन्नत में लेके जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट 2, मिसाल के तौर पे आसान सा सवाल है, कोई खोलने की जरूरत नहीं चैप्टर 4 भाई, जितनी देर में खोलना देर में क्लास खत्म हो जानी है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। अच्छा कितने मार्क्स हैं? 4। एक और भी सवाल है इसी तरह का, लिस्ट द सिचुएशंस वेयर एन एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू बी अपोर्शन्ड, जहां खर्चे को अपोर्शन करना है। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, यार ना खोलो ना, बस कर दो, मेरी सुन लो, आपको पता है मेरा काम ही सुनाना है आपको। तो अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन और अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेम चीज है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बोले अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन और अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेम चीज है, इन दोनों में कोई फर्क, इसलिए उसने इधर भी लिखा एक्सपेंडिचर इज अपोर्शनड फॉर डिडक्शन, एक ही मतलब है इसका। और इधर उसने शायद एक्सपेंडिचर का लफ्ज यूज नहीं किया, इधर उसने किसका लफ्ज यूज किया था? अपोर्शनमेंट ऑफ व्हाट, डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर? उते था थल्ले था, उते था। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, इन दोनों का एक ही मतलब है। और ये दोनों कितने नंबर के आए हुए हैं? 4 नंबर के। ये भी कितने नंबर का आया हुआ है? अच्छा, ऐसा कभी पेपर में सवाल आ जाए ना, तो ये ना 2 सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक आपको नजर आ रहा है ये अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, और एक आपको अगले सफे पे नजर आ रहा है अपोर्शनमेंट ऑफ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन कह सकते हैं और इसको अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। डिडक्शन एक्सपेंडिचर का एक ही मतलब है। डिडक्शन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? खर्चा। अब सवाल ये कि 4 नंबर में लिखना क्या है? ऊपर वाला लिखना, मुझे बताने दें, फिर आप लोगों की बात मैं सुन लूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ। ऊपर वाला लिखना है या नीचे वाला लिखना है? तो इसका जवाब यह है कि पेपर में आप 4 नंबर आए हैं तो फिर आप मेन लॉ को फॉलो करें। मैंने बताया था मेन लॉ है हमारा सेक्शंस जिसमें लिखे होते हैं। ये मसला 2-3 जगह है, पूरी किताब में आपको बता दूंगा। एक जगह रेजिडेंट में भी मसला था, रूल्स लिखे हुए थे कुछ। हमारा मेन लॉ है जो डील करता है सेक्शंस को। भाई प्लीज, व्हाई आर यू वाइंडिंग अप? प्लीज लेट मी कंप्लीट। सुबह सुबह बुलवाते हैं। तो सेक्शन में से लिख के आना है या रूल में से लिख के आना है? मसला, यार मुझे बोल लेने दें प्लीज, नहीं टाइम इस वक्त। सेक्शन में से लिख के आना है या रूल्स में से लिख के आना है? मसला ये है, मसला ये नहीं है कि पेपर में लफ्ज आ जाए अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, दोनों का मतलब एक ही है। अब 4 नंबर है सिर्फ, तो प्रायोरिटी आप सेक्शन को दीजिएगा, रूल्स को ना दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 4 नंबर है। अगर 10-12 नंबर का आए तो फिर आप बेशक सेक्शंस भी लिखाइएगा और रूल्स भी लिखाइएगा। लेकिन मेरा ख्याल है अब कभी आया, कई सालों से सवाल आया नहीं, अब कभी आया तो सवाल यह आएगा कि अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन को एक्सप्लेन कर दें इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस।
अगर ये कह दे तो फिर सर यही लिख के आना है, क्योंकि ऑर्डिनेंस हमारा मेन ये है। और अगर खुदा ना खास्ता ये कह दे कि एक्सप्लेन द अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, तो फिर ये लिख के आना है। तो ये रूल्स के मुताबिक है और ये किसके मुताबिक है? ऑर्डिनेंस के मुताबिक है। तो ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये लिख के आना है और रूल्स के मुताबिक। लेकिन ये जो सवाल हैं यार, कर लो माइंड अप तुम लोग। ये जो सवाल है इसमें नंबर सिर्फ 4 हैं, तो ऑर्डिनेंस को प्रिवेल कराएं या रूल्स को प्रिवेल कराएं? अब करें माइंड अप जो करना है। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों, अस्सलाम वालेकुम।